में अगला कदम ले रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का सेशन है, आइए शुरुआत करते हैं। राइट, देयर वी गो। पहला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ फेरस सल्फेट डॉट 7H2O present in 11 millimoles of ferrous sulfate dot 7H2O। वेल, अगर आपके 11 मिलीमोल्स हैं तो 11 मिलीमोल्स का मतलब क्या हुआ? 11 into 10 raised to minus 3 moles, which is 11 यानी कि 0.011 मिलीमोल्स, सॉरी नॉट मिली तो हट गया, मोल्स, यानी कि 0.011 into Na यूनिट्स। इनको मोल्स या इनको मॉलिक्यूल्स नहीं कहते, क्यों? क्योंकि स्वतंत्र मॉलिक्यूल्स आयनिक कंपाउंड्स में होते नहीं, जायंट लैटिसेस होते हैं। तो हम इनको मॉलिक्यूल्स कहने की बजाय फॉर्मूला यूनिट्स बोल देते हैं कि जो फॉर्मूला लिखा है उसको एक यूनिट मान लो, ऐसा। तो 0.011 Na, तो बड़ा आसान है। जी हाँ, नंबर ऑफ मोल्स इज n अपॉन Na, जहां कैपिटल N है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड Na है एवोगैड्रोस नंबर, स्मॉल n है नंबर ऑफ मोल्स। इस बहुत ही सिंपल फॉर्मूले और सबसे बेसिक डेफिनेशन से ये आया है। राइट, देयर वी आर। ये वेपर डेंसिटी याद है आपको क्या होती थी? हाँ, वेपर डेंसिटी है डेंसिटी ऑफ कोई भी गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। गैसों के लिए हुआ करती थी। अच्छा, और डेंसिटी होती है पीएम अपॉन आरटी, आइडियल गैस इक्वेशन से। तो और पी और टी सेम टेम्परेचर और प्रेशर में, तो पी और टी सेम है, आर तो सबका सेम है, तो ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ कोई भी गैस अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। मोलर मास ऑफ कोई भी गैस क्या है? अगर गैस मिक्सचर है तो वो एम एवरेज हो जाएगा अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन है 2, तो वेपर डेंसिटी इसके फॉर्मूला आ जाता है एम एवरेज अपॉन 2। ठीक, और वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर दे रखा है 38.3, तो आप चाहें तो एम एवरेज निकाल सकते हैं NO2 और N2O4 का, 38.3 into 2 हो जाएगा। How many moles of NO2 will be present in 500 grams of the mixture? एम एवरेज का फॉर्मूला पता है क्या होता है? एम एवरेज होता है टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। अच्छा, 38.3 into 2, ये हो गया एम एवरेज, which is vapor density into 2. इस टोटल मास 500 ग्राम बाय टोटल मोल्स, तो टोटल सिग्मा मतलब टोटल मोल्स हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 38.3 into 2 मोल्स। ये मोल्स हैं, मोल्स ऑफ NO2 प्लस मोल्स ऑफ N2O4। सही किया हमने? बिल्कुल, बहुत अच्छा किया। जरा देखें क्वेश्चन को, देखें क्या था। हाँ, और अब पूछा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ NO2 विल बी प्रेजेंट इन 500 ग्राम्स ऑफ मिक्सचर। टोटल तो ये आ गया, ठीक है। अब मोल्स ऑफ NO2 कहां से लाऊंगा मैं? वेल, एम एवरेज का एक और फॉर्मूला भी है। क्या? दिस इज M1x1 प्लस M2x2। अच्छा, थोड़ा स्टाइल मारना चाहे तो एम एवरेज हो जाएगा सिग्मा MI/XI, जहां I इज फ्रॉम 1 to n, मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबका मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय देयर मोलर मासेस, ऐसे कर दोगे तो एवरेज मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, अब M1 क्या है? मान लो 1 है NO2 और ये है N2O4, यही है ना शायद? NO2 ही पूछा है अपने से, उसी में रुचि है अपनी। हाँ बिल्कुल, यहां से निकालेंगे, कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है? तो अब ये NO2 का मोलर मास कितना है? NO2 हुई 46, जोड़ के देखो, 16 2 32, 32 42 46। हाँ, तो 46 into x1 प्लस N2O4 उसकी डबल है 92 into 1 minus x1, वेयर x1 क्या है? मोल फ्रैक्शन। x1 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2, ऐसे। ओके, और ये कितना है? ये आ गया 38.3 into 2। जी हाँ, अच्छा, तो x1 निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते? बिल्कुल,
निकाल लेते हैं कितना आ जाएगा। तो देयरफॉर और सॉल्व करते हैं 46 और ये 92, 92 माइनस 38.3, 38 टू जा 76, 76.6, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रे 46x1। हाँ, गिनौने कैलकुलेशंस 76, 77 गया 82 और 92, ठीक है। अच्छा 15.4 अपॉन 46, छी जो भी है ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2। Therefore moles of NO2 is mole fraction of NO2 into and total number of moles। 15.4 अपॉन 46 into total number of moles कितने हैं, बहुत ही गिनौने हैं ये, 500 अपॉन 38.2 सॉरी 38.3 into 2। रक्षा कर प्रभु, क्या कितनी घिनौनी कितनी गंदी कैलकुलेशन है। कोई बात नहीं, मैं एबीसीडी ऑप्शन देख लेंगे यार अपन तो पहले, है ना। अब वैल्यूज बड़ी दूर दूर है, 1 मोल, 3 मोल, 8 मोल, 2 मोल। अरे यार ये तो पहले देख लेते, इतनी जबरदस्त चेंज आ रहा है इसमें, तो शायद आसान हो जाएगा काम। कोई बात नहीं, कैलकुलेशन करके देखते हैं कितना आएगा, रफ निकालेंगे उससे भी हो जाएगा काम। एक तो 500 को हटाते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 1000 हो जाएगा। तो 15.4 अपॉन 46 इंटू 38.3 इंटू 4, और इधर तो 1000 है ही सही। अच्छा मुझे ये ध्यान है कि देखो 15 थ्रीजा होता है 45, तो 15.4 थ्रीजा कितना होगा 46.2, 46 है, काट दो, थ्रीजा लगभग थ्रीजा है, ठीक है। अच्छा ये बॉस, और 38.3 लगभग 40 है, तो 40, अच्छा तो 40 और ये इंटू 12, तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन 40 इंटू 12, 12 4 जा 48, 480। ये थोड़ा सा ज्यादा है, क्यों, मैंने 38 को थोड़ा बढ़ा के 40 कर दिया था, और 480 का थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊंगा तो 500 आ जाएगा। तो ये आता था 2, तो ये थोड़ा सा जो है 2 से ज्यादा है, 2 से जरा सा ज्यादा है, तो 2 से थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए, 2 से थोड़ा सा ज्यादा, डी इज द आंसर। ओ माय गॉड, ऐसे, जी हाँ ऐसे हो जाएगा, डी इज द आंसर। 2.185 मोल्स, जरूर इतने ही मोल्स रहे होंगे किसके, NO2 के उस मिक्सचर में। बढ़िया, शानदार, मजे से भी मजेदार। इसी बात पे अगला सवाल, An organic compound contains carbon and hydrogen, ठीक है। Its elemental analysis gave 75% carbon, 25% hydrogen. The empirical formula of compound would be, एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन मान लो 100 ग्राम है, तो मास कितना हो जाएगा, मास m है 75 ग्राम और 25 ग्राम। तो मोलर मास कितना है 12 ग्राम्स पर मोल एटॉमिक मास, और 1 ग्राम पर मोल। तो n कितना है m अपॉन m, विच इज 75 अपॉन 12 और 25 अपॉन 1, ऐसा। हाँ, तो रेशियो निकाल इसका, रेशियो क्या होगा, एक काम करें 75/12 से डिवाइड कर दें, तो ये 1 हो जाएगा, और ये 25 अपॉन 1 डिवाइडेड बाय 75/12 ऐसा आ जाएगा, राइट, ठीक है। 25 3 जा 3 4 जा, ओ वाह, तो 4 आ गया, दत्त तरीके। तो कंपाउंड क्या हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया CH4 में मीथेन है। ए इज द आंसर, यस ए इज द आंसर। ये मेथड है, जी हाँ ये स्टैंडर्ड मेथड है। क्या किया, मास दे रखे थे, उससे मोलर मास से डिवाइड किया, मोल निकाले, और सिंपलेस्ट रेशियो ले लिया, ये करते ही एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाता है। हाँ अच्छा किया तुमने, ठीक। Find the amount of residue obtained in grams when 2.76 grams of silver carbonate is strongly heated। आपके पास है सिल्वर कार्बोनेट, वजन कितना है, 108 है एटॉमिक मास सिल्वर का, तो सिल्वर कार्बोनेट कितना होगा, 108 इंटू 2 216, और कार्बोनेट होता है 60, 276 ग्राम्स पर मोल है इसका मोलर मास।
तो 0.01 मोल्स हैं सिल्वर कार्बोनेट के, 0.01 मोल्स हैं सिल्वर कार्बोनेट के। और जब इसे गर्म करोगे, प्लीज रिमेंबर स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या है, इक्वेशन पर बेस्ड कैलकुलेशन मास से नहीं मोल से करे जाते हैं। 1 मोल सिल्वर कार्बोनेट दे रहा है 2 मोल सिल्वर। अच्छा, CO2 गैस बन के उड़ जाएगी, O2 गैस बन के उड़ जाएगी, उड़ने वाले गए, जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते, सिर्फ चांदी है जो सॉलिड बच जाएगी। और 0.01 मोल्स है सिल्वर कार्बोनेट के, तो वो देंगे 0.02 मोल्स किसके, सिल्वर के। वो देंगे 0.02 मोल्स सिल्वर के, और 0.02 मोल्स दे करस्पॉन्ड टू दिस इनटू 108 ग्राम्स पर मोल, यानी कि 2.16 ग्राम्स। तो इसमें 2.16 ग्राम्स बचेंगे भाई किसके, सिल्वर के। बस, अरे ट्रक टन टन टन, बस। हाँ, ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करो, धड़ाधड़ हो जाते हैं। अरे आपको कंसेप्ट आता है, धड़ाधड़ी होंगे, क्या दिक्कत है। और ये कितना बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, अरे हिम्मत मर्दा मदद खुदा। चलिए जुटिए, देखिए अगला क्वेश्चन। द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ NaBr इज एज फॉलोज। सोडियम ब्रोमाइड बनाने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। देखिए, पहला रिएक्शन, आयरन प्लस ब्रोमीन से मिल रहा है FeBr2, 100% यील्ड। और फिर ये FeBr2 और ब्रोमीन से रिएक्ट करता है और बनाता है बहुत ही घिनौनी Fe3Br8, ये भी 100% यील्ड क्या है, ठीक है। और ये Fe3Br8 सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, गजब है। इससे बनता है NaBr और CO2A2 निकल जाती है, Fe3O4 बनता है, मात्र 60% यील्ड में बनता है, ठीक है। Calculate the mass of iron required to produce 2.06 kg of sodium bromide, considering sodium carbonate and bromine to be present in excess. Molar mass of iron is so much, bromine is so much, sodium is so much. अंधी कैलकुलेशन है, चालू हो जाते हैं। पूछा है कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन रिक्वायर्ड। मैंने कहा मान लो x ग्राम आयरन चाहिए, मान लो x ग्राम आयरन चाहिए, ले लिए x ग्राम। तो मेरे भाई एक बात बता, यहां तक की पूरी कैलकुलेशन करते हैं। अगर x ग्राम है आयरन के, तो कितने मोल्स हैं आयरन के, x/56 मोल्स हैं आयरन के। तो इतने ही मोल बनेंगे FeBr2 के। क्यों? क्योंकि एक आयरन से बनता है एक FeBr2, ठीक है। और मोल्स ऑफ Fe3Br8 कितने बनेंगे, 3 से बनता था एक, तो एक से बनेगा 1/3। तो देयरफॉर मोल्स ऑफ Fe3Br8 बनेंगे कितने, सॉरी, मोल्स ऑफ Fe3Br8 बन जाएंगे भाई x/56 जितने मोल्स थे इंटू 1/3। और जितने मोल्स हैं Fe3Br8 के, अगर एक मोल होता है इसका, उससे 8 बनता NaBr स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से। उससे 8 मोल्स बनते किसके, NaBr के, एज पर द करेक्ट स्टोइकियोमेट्री। लेकिन यहां पर यील्ड 100 नहीं 60% है। तो पहले 100% के हिसाब से एक बार कैलकुलेट करते हैं। तो देयरफॉर मोल्स ऑफ NaBr, इफ 100% यील्ड है नहीं, पर अगर होती 100% यील्ड, 100% बनता, इक्वेशन के हिसाब से पूरा कन्वर्ट हो जाता। तो एक के साथ बनता 8, एक के साथ बन जाता 8, तो x/3 इंटू 56 ये था, इसका 8 गुना NaBr बन जाना चाहिए था। लेकिन मोल्स ऑफ NaBr जो सचमुच में बन रहा है, वो इसका खाली 60% है। तो यानी कि दिस, इसका खाली 60% इंटू 0.6, इतने ही मोल्स बनेंगे किसके, NaBr के। ये हैं वो मोल्स NaBr के जो वास्तव में बने। और कितना बना है NaBr, अपने को मोल्स नहीं वजन दे रखा है, कोई बात नहीं। दिस इज इक्वल टू 2.06, दिस इज इक्वल टू 2.06 इंटू 10⁻³ ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है NaBr का, सोडियम है 23, ब्रोमीन है 80, 103, तो 103 ग्राम्स पर मोल। ओ माय गॉड, ये तो निपट गया सारा झोल। कैसे कैलकुलेट हो जाएगा मजे से, कितना जरा काटे से, कैलकुलेशन का वक्त आ चुका है।
3 2s are 6.2, तो x इंटू 8, 8 7s are 56, ठीक है। तो x इंटू 0.2/7, जितना इज्जत से कट कुटा जाए, 103 टूजा, ये लग रहा है 20 बराबर 20 ऐसा आ रहा है। अच्छा, therefore x is 7 into 20 upon 0.2, which is कितना 700 moles। 700 आ गया, मोल बोली 700। कितने ग्राम लोहा चाहिए? 700 ग्राम चाहिए, ऐसा आ रहा है। अमाउंट ऑफ iron needed, it's coming out to be 700 grams. Yes, the amount is coming out to be 700 grams. Most fascinatingly, this is the answer. बेहतरीन क्वेश्चन, देखने लायक। एक बार समराइज कर दीजिए, समझ में नहीं आ रहा दोबारा सुन लीजिए फटाफट एक बार। हमको एक सीक्वेंस ऑफ इक्वेशंस दी हुई थी कि पहले आयरन से बनेगा FeBr2, FeBr2 से बनेगा Fe3Br8, और उससे फिर बनेगा NaBr। फर्स्ट 2 स्टेप्स 100% यील्ड के थे और लास्ट स्टेप 60% यील्ड का था। इस पे कैलकुलेशन करनी। क्या किया हमने कहा मान लो x मोल्स आयरन के हैं, x ग्राम्स हैं आयरन के, x ग्राम्स हैं, x by 56 मोल्स हो गए आयरन के। जितने मोल थे आयरन के, एक का एक है तो उतने ही मोल थे FeBr2 के। और अगर 3 मोल थे FeBr2 के, उससे 1 मोल बनता है Fe3Br8। तो अगर जितने मोल्स हैं FeBr2 के, उससे डिवाइड बाय 3 कर दोगे तो मोल्स आ जाएंगे Fe3Br8 के। जी हाँ, आ गए मोल्स। और जब ये आ गए मोल्स ऑफ Fe3Br8, फिर क्या होगा? अब आप देखें, मोल्स ऑफ NaBr अगर 100% यील्ड होती, थर्ड रिएक्शन देखें, अगर 100% यील्ड होती तो एक मोल से बनते यहां 8 मोल, एक मोल से बनते यहां 8 मोल, एक मोल से बनते यहां 8 मोल। आप देखें, तो ये कितना हो जाएगा? दिस कम्स आउट टू बी दिस इंटू 8, और 60% एफिशिएंसी थी। 100% एफिशिएंसी होती तो इतने मोल्स बनते, 60% एफिशिएंसी थी तो दिस इंटू 0.6 कर दिया, इतना वास्तव में बना है। उसको मोल से इक्वेट कर दिया, आंसर आ गया x बराबर 700, 700 ग्राम लोहे की जरूरत पड़ी। डन। इसी बात पे अगला सवाल, बिल्कुल। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन 2.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन इज, मोल फ्रैक्शन निकालना है और दे रखी है मोलालिटी। मैंने बहुत शानदार तरीका आपको बताया था, बगैर फॉर्मूले को रटे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्या था? हम तो भूल गए। अरे शर्म करो यार, शर्म तो आ रही है लेकिन क्या करें, याद नहीं आ रहा। मैं दोबारा बोलता हूं, मैं ध्यान रखो। इंटर कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपको दे रखा है, क्या है आपके पास? 2.5 मोलल क्या चीज है? एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर आपके पास 2.5 मोलल है, मोलालिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो कहां से शुरू करोगे? डिनोमिनेटर है, कंसिडर 1 kg सॉल्वेंट। हमने कहा था जो गिवन यूनिट है उसका डिनोमिनेटर पकड़ के वहां से चालू करो। तो ये बहुत सी ट्रिक बताई थी मैंने आपको, हमको याद नहीं तो फिर बता रहा हूं यार, आप सुन लो ना। पुराना याद नहीं है तो सब जीरो से सब कुछ दोबारा बोल रहा हूं। अच्छा ऐसा बोलो ना, पुराना बोलते हो तो हम सुनना बंद कर देते हैं, फिर हमारा मन ही नहीं करता सुनने का। अब सुन ले मेरे भाई, सब कुछ दोबारा बोल रहा हूं, लेकिन तुमको लगेगा जल्दी बोल रहा हूं, इसलिए याद भी दिला रहा हूं कि पहले ये सब बोल चुका हूं, सब समझा चुका हूं, सब पूरा बता चुका हूं, ताकि कम से कम अब ये ना कहो कि तुम तो जल्दी बोल रहे हो, सब कुछ दोबारा बोल रहे हो तो क्या हो गया। ये रिविजन है, रीटीचिंग नहीं है, तो फिर भी दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बार बार काम में आता है। कंसिडर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और 1 kg सॉल्वेंट ही क्यों पकड़ा? क्योंकि मोलालिटी दी हुई है और मोलालिटी की फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो उसको 1 मानो, तो 1 kg सॉल्वेंट के साथ चालू करेंगे और एक टेबल बनाओ। टेबल है सोल्यूट, सॉल्वेंट जो कि पानी है, और सॉल्यूशन, ऐसे लिखो। अच्छा, तो यहां क्या है? मास, मोलर मास, मोल, ये लिख लो। और जरूरत पड़े तो वॉल्यूम, अपने को यहां जरूरत नहीं, अपने को वॉल्यूम नहीं मांगते यहाँ पे। क्यों?
मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है। तो गिवन है 2.5 मोलल, इसका मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं 2.5, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है 1000 किलो, सॉरी 1000 ग्राम 1 केजी, यानी कि 1000, और मोलर मास है 18, तो 1000 अपॉन 18 यानी 55.55 मोल हैं किसके, सॉल्वेंट के। अच्छा, तो इसको जोड़ दें, हाँ जी, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास भाई 2.5, 2.5 और 55, 55, 57, 58, 58.05 मोल्स आ जाएंगे सोल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट 2.5 डिवाइडेड बाय 58.05, यह आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और एबीसीडी ऑप्शंस में कुछ दे रखा है, हाँ गंदी गंदी वैल्यूज हैं, फिर भी दूर दूर है, और देखें कितना है, ये आएगा 2.5 अपॉन 58.05, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, 2.5 अपॉन 58.05, ये कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि वैल्यू ये काफी पास पास है, 0.051, 0.043, हम कोई बहुत शायद गंदे अप्रोक्सीमेशन है, एक रफ वैल्यू निकाल के देखते हैं। क्या करने वाले हो, 58.05 को बढ़ाकर मैं तो कहता हूँ 60 कर दो, डिवाइड मारने में आसानी होती है। अरे 1.5 बढ़ा दिया, हाँ, अभी 1.5 जो है, एक तरह से आप देखो 60 का मुश्किल से ये 2.5% है। अच्छा, तो 2.5% तो बहुत जरा से ही होगा, कितना, 2.5% 0.06, तो 2.56 जैसा, छोड़ो इसको, है ना, तो ये हो गया 0.256 बाई 6, 0.04 और 16 2, और ये हो गया 40 60 इतना हो गया लगभग, sorry, C is the answer, yes, you can see that C is the answer, 0.043, done। कैलकुलेशन भी मजेदार है और करना इनको भी एक कला है, ऑफ कोर्स। A 500 watt power source emits UV light having a wavelength of 2000 angstrom units. How many photons are emitted per minute by the source? मोल की माया समाप्त हुई, एटॉमिक स्ट्रक्चर पर आ गए हम, आइए देखिए सावधान। 500 वॉट पावर सोर्स है, लैम्डा 2000 एंगस्ट्रॉम यूनिट है, कितने फोटॉन्स 1 मिनट में निकल रहे हैं। तो भाई एक तो ये देखना पड़ेगा कि एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन कितनी है, विच इज hc बाय लैम्डा। तो एनर्जी ऑफ n फोटॉन्स कितनी होगी, hc बाय लैम्डा इंटू n, जहां n है नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। और अगर 500 वॉट पावर सोर्स है तो 500 जूल्स पर सेकेंड है, और हम पर मिनट की बात करें तो इंटू 60 सेकेंड पर मिनट होता है, तो इतने जूल्स 1 मिनट में निकल रहे हैं। तो एन निकाल लीजिए, एन कितना हो जाएगा, 500 इंटू 60, इतने जूल्स 1 मिनट में एमिट होते हुए जा रहे हैं, डिवाइडेड बाय hc बाय लैम्डा। रक्षा कर प्रभु, कितना आ जाएगा, 1 मिनट में कितने फोटोन निकले ये आ जाएगा। तो 5000 इंटू 60, 2 3 तो हटाई दीजिए, तो 3 इंटू 10⁴ जूल्स, ये तो आ गया ये, और लैम्डा है 2000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, यानी कि H और C, लाइए HC को भी, 6.64 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, मीटर मीटर गया, सेकंड सेकंड गया, जूल जूल गया, सब उड़ गए, कैलकुलेशन बच गया। और देखें कितना है, 3 से 3 को काटो, वाह, और ये कितना है बाबू, ये है 3 0, ठीक है, 4 और 3 7 7, ठीक, तो 10⁻7 इंटू 2 इंटू 10⁻−10, 10 की पावर्स को यही रखते जाते हैं, 6.64,
ठीक है, 34 में से 8 चला गया, कितना होता है रे? 26। ये आ जाएगा, बस जो भी हो। कितना है ये? 1/3.32, 7 माइनस 10 माइनस 3 इंटू 10⁻23। अच्छा, विच इज 0.332 इंटू 10⁻22, विच इज लगभग 3 इंटू 10⁻22। 3 into 10⁻22 is C the answer? Yes, C is the answer. इतनी भयंकर संख्या में दनादन फोटोन निकल रहे हैं किससे? पर मिनट बाय द सोर्स। डन डन। ठीक। प्लैंक महाराज क्वांटम थ्योरी में क्या बोल गए थे? फॉर्मूला एक बार याद दिला दो। E बराबर h न्यू बराबर hc अपॉन लैम्डा। ये फॉर्मूला था जो रेलेवेंट था हमारे लिए। फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन की बात होगी अब। The work function of platinum is twice the work function of calcium. ठीक है। If the minimum photon energy required to emit photoelectrons from the surface of platinum is E, then that for surface of calcium would be, well, अगर वर्क फंक्शन दोबारा, वर्क फंक्शन होता क्या है? वर्क फंक्शन वही है कि वो मिनिमम एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, कम से कम इतनी एनर्जी होगी तो बाहर आ जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन। अगर फोटोन की वो मिनिमम एनर्जी जितनी हो या उससे ज्यादा हो, तो उससे उसके बाद अगर वो फोटोन किसी मेटल पर गिरे और उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल ले, उसके लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो कहलाती है वर्क फंक्शन। तो मिनिमम फोटोन एनर्जी और कुछ नहीं, वर्क फंक्शन है। तो जब बोल रखा है कि प्लैटिनम का वर्क फंक्शन दुगना है, अच्छा, और प्लैटिनम को एनर्जी मांगता है E, तो E/2 विल बी वर्क फंक्शन ऑफ कैल्शियम। तो फॉर द सरफेस ऑफ कैल्शियम विल बी 0.5 E की आधी 0.5 E, बस। जो डायरेक्ट था ये डायरेक्ट था, बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कराओ और लीजिए। The energy of an electron in the second and third Bohr's orbit, अब Bohr's theory का ग्लैमर आएगा आपके सामने, of hydrogen atom is Akkad and Bakkad respectively. गंदी गंदी वैल्यूज दी। Calculate the wavelength of emitted radiation, okay, when electron drops from third to second orbit. Oh तेरी। तो दोनों में एनर्जी डिफरेंस निकाले, जो डेल्टा E कितना है? वो है 2 - 2.41 प्लस 5.42 इंटू 10⁻12 अर्ग्स। ठीक ठीक, रक्षा कर प्रभु। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3.01 इंटू 10⁻12 अर्ग। ठीक है, और ये डिफरेंस इन एनर्जी बराबर है किसके? ये बराबर है hc अपॉन लैम्डा के। अच्छा, सही है। तो यहां से आप एनर्जी ऑफ एमिटेड रेडिएशन, रादर वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन निकाल सकते हैं। देयरफॉर लैम्डा विल बी hc अपॉन दिस डेल्टा E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज का जो डिफरेंस होगा, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ फोटोन जो बाहर एमिट कर दी गई है, जो बाहर एमिट कर दी गई है। 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁸ meters per second अपॉन 3.01 इंटू 10⁻12। ये तो अर्ग्स है, एंड 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻7 जूल्स। हाँ जी, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10⁻19 जूल्स। जूल को जूल और सेकंड को सेकंड से काटते हैं, कितना आ जाएगा ये बाबू? हाइए देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 3 को 3 से काटिए, 19 और 8 हो जाएगा 27, 27 और 34 10⁻7, तो 6.626 इंटू 10⁻7 मीटर, 6626 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स लगभग। अब इसमें हल्का सा अपन ने 3 और 0.01 का किया, तो लगभग लगभग है, वैसे इससे हल्का सा कम ही आएगा, जो आएगा बहुत सूक्ष्मता से।
तो 66604 कह रहे हैं। बढ़िया लग रहा है। ए सही है एकदम। A is good. A is perfect. A is the answer. Yes, A is the answer. There we are. And yes, this brings us to, well, the spectral lines. Spectrum क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट में हाइड्रोजन के एटम्स अगर हों और जब वो ग्राउंड स्टेट में लौटें तो जो फोटॉन्स वो छोड़ते हैं उनका कलेक्शन कहलाता है स्पेक्ट्रम। अच्छा, और इस स्पेक्ट्रम में अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज कही जाती हैं। जैसे जैसे कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए, लेकिन अगर वो गिर रहे हैं n बराबर 1 में, तो ये लाइमन सीरीज कही जाती है। अच्छा, तो ये कहां से? n, वेल n बराबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 कहीं से भी आगे गिर सकते हैं, है ना। और ऐसे करते करते आप इन्फिनिटी तक भी जा सकते हो, जो भी है ना। कहीं से भी आओ, लेकिन धड़ाम से अगर फर्स्ट में गिरो तो ये लाइमन सीरीज है। और ये सारी की सारी जो है ये यूवी स्पेक्ट्रम में कही जाती है। कही जाती है क्या है, देखी जाती है। एक होती है बाल्मर सीरीज। बाल्मर महाराज कौन थे? वैज्ञानिक थे, पुराने अच्छे आदमी थे, अब नहीं रहे, है ना। वो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 में आके गिरता है, कहीं से भी गिरे, जैसे 3 से 2 में गिरा तो H अल्फा लाइन बोल देते हैं। 4 से 2 में गिरा तो H बीटा लाइन, ऐसे ऐसे करते हुए, है ना। और इंफिनिटी से गिर रहा है तो ये सीरीज लिमिट, H इंफिनिटी तो कोई नहीं कहता, चाहे तो कह ले स्टाइल मारने के लिए, बट ये सीरीज लिमिट कही जाती है। अच्छी बात है। ये कैसी है? इसमें जो पहली 4 हैं, फर्स्ट 4, ये विजिबल में है, और बाकी जो हैं इंफ्रारेड मान ली जाती हैं, क्योंकि 400 नैनोमीटर से कम हो जाती है वेवलेंथ। अच्छा, तो हमें कुछ दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, ये तो बैकग्राउंड था। अच्छा, नाम और बोल देता हूँ, रिविजन करा रहा हूँ इसलिए। लाइमन, बाल्मर, आगे क्या था? हाँ, कुछ याद आता है? हाँ हाँ, याद तो आ रहा है, बिल्कुल। अलग 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 सीरीज थे कि लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैशन, ब्रैकेट, फंड। हम्फ्री, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए, n बराबर 6 में गिरे तो हाफती हुई हम्फ्री सीरीज, n बराबर 5 में गिरे तो फंड सीरीज, n बराबर 4 में तो ब्रैकेट, n बराबर 3 में तो पैशन। ये सब की सब इंफ्रारेड जोन में चली जाती हैं बेचारी। ठीक है, अरे जाने चाहे हमें क्या करना, हमें तो कैलकुलेशन करनी है। द वेवलेंथ ऑफ एच अल्फा लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इज 6500 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ठीक है, तो 1 अपॉन लैम्डा इज आर एच 1 अपॉन n2 स्क्वायर, बाल्मर सीरीज के लिए n2 है, माइनस 1 अपॉन, ये है एच अल्फा, पहली लाइन। और बीटा क्या हो जाएगी? आर एच 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। कितना है बाबू ये? 9 माइनस 4, 5/9 टाइम्स आर एच। ये 1/4 माइनस 1/16 विच इज 3/16 टाइम्स आर एच। ओ माय गॉड, ऐसा है? जी हाँ, ऐसा है। और लोग वेवलेंथ ऑफ एच बीटा लाइन मांग रहे हैं, डिवाइड कर दें, लैम्डा बीटा बाय लैम्डा अल्फा इज क्या हो जाएगा? 5/9 इंटू 16/3, छी जो भी है, 80/27। घिनौनी कैलकुलेशन, देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो लैम्डा बीटा इज, लैम्डा अल्फा कितना है? 6500 इंटू 80/27। रक्षा कर प्रभु, कितना आ जाएगा? ये ठीक तो किया हमने, कुछ गड़बड़ कर दी, एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। हम्म, 5/9 ठीक तो था ये।
1/4 माइनस 1/9। अच्छा नहीं, 5/9 नहीं, 5/36 है ये। वही शक हो रहा था मुझे, कुछ पाप हो रहा है ना। उसे पुण्य में कन्वर्ट कर लिया हमने। 4/16 माइनस 1/16, 3/16। ये 4 का फैक्टर खा गए थे हम यहाँ, इसलिए घबरा रहा था। ठीक, अब ठीक है। ये हो जाएगा 20/27। मुझे शक कैसे हुआ? शक ऐसे हुआ, एच अल्फा लाइन सबसे लंबी वेवलेंथ होती है। अब एच बीटा उससे छोटी होनी चाहिए थी, और हमारे कैलकुलेशन में आ रहा है लंबी है। तो कुछ गड़बड़ थी, तो चेक किया, देख सिली मिस्टेक यहाँ पकड़ लिया हमने। ऐसे 20/27, 20/27 कितना है? लगभग लगभग 4 से देखें, 4 5 20, 4 7 28, 5/7 अगर ऐसा पकड़ना चाहें तो 5/7 कितना हो जाएगा? ये 0.7 के आसपास आ जाएगा ये लगभग। 7 7 से 49 होता है, राइट? तो 0.7, तो 7 5 से 35, 7 से 40, 45, 4550 रफली इतनी वैल्यू आ रही है लगभग, है ना। इससे थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, बहुत ही अपने क्रूड सस्ते स्तर का कैलकुलेशन किया है। प्लीज नोट ये भी है कि हमने 27 को बढ़ा के 28 कर दिया था, डिनोमिनेटर बढ़ाकर ये आया है। तो वास्तव में जो असली आंसर होगा वो इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, 45-50 के आसपास, और इससे थोड़ा सा ज्यादा। ओ, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। ए आंसर है, जी हाँ ए आंसर है, और यही है, राइट। कैलकुलेशन कैलकुलेशन करते समय चेकिंग, कहीं सिल मिस्टेक हो जाए तो उसे पकड़ना, सारी चीजें हम करते हुए चल रहे हैं अपने रिवीजन में। आइए मेरे साथ करिए अगला सवाल। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलिमेंट, इफ an electron moves from sixth to first orbit by transition in multiple steps, ठीक है, find out the ratio of number of radiation in UV to the number of total radiations। ठीक है, तो यूवी कौन कौन से होते हैं? लाइमन सीरीज वाले होते हैं, ये है 6 अलग अलग लेवल। आओ खुदाना शुरू करें। 6, 5, 4, 3 और 2। क्या आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5, तो 5 तो ये यूवी की हो जाएंगे। और n बराबर 6 से n बराबर 2 तक बाल्मर सीरीज में तो विजिबल होता है। 7 से 2, 8 से 2, 9 से 2 इंफ्रारेड में चले जाते हैं, पर ये यहाँ है। मतलब 1 2 3 4 4 फोटोन तो किसके? बाल्मर के भी विजिबल होते हैं, और 5वां ऑनवर्ड्स यूवी होते हैं, पर वो यहाँ है नहीं, बच गए। ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशंस इतना बुरा नहीं है देखना। क्यों? आपके पास 6 अलग अलग लेवल्स हैं। यू टेक एनी 2 एट ए टाइम। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 into 5/2 विच इज 15। तो टोटल 15 ट्रांजिशन संभव हैं अलग अलग, और 15 में से 5 ऐसे हैं जो यूवी स्पेक्ट्रम में हैं, तो 3:1। तो टोटल नहीं, उल्टा, रेडिएशन इन यूवी 5 हैं और टोटल 15 हैं, तो 1:3। सी इज द आंसर, यस, सी इज द आंसर। ये क्या किया आपने? ये 5 6 ये NC2, ये टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अगर n लेवल्स हैं एंड यू टेक एनी 2 एट ए टाइम, उनके बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, तो वो एक यूनिक फोटोन आएगा, तो NC2 वो फॉर्मूला लगा दिया मैंने, और कुछ नहीं किया है। ठीक है ना। कॉमन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। If we plot a graph of stopping potential, wow, we are back to photoelectric effect, of photoelectrons against the frequency of radiation that has been emitted. Now, V stopping is also half mV max square. This is Ke max. Maximum kinetic energy is equal to stopping potential.
है ना, E into V, sorry, E into V. QV is potential energy, half mv square is kinetic energy, ठीक है. And K max, ये कितना होता है? This is this is H nu minus H nu naught. तो stopping potential against frequency, तो y बराबर mx plus c. Slope is h, तो स्लोप तो डायरेक्ट h हो जाएगा, नहीं, तो therefore v stopping is h upon e into nu minus h upon e into nu naught. तो slope m is h upon e, 6.6 into 10 raised to minus 34 upon 1.6 into 10 raised to minus 19. So 16 4s are 64, 20, 16 1s are 16, 40, 16 2s are 32. ये आ जाए into 10 raised to minus 15, ऐसा कुछ पहचाना सा लग रहा है ये. जी हाँ, क्या ये आंसर है? यही आंसर है, और क्या होगा जी? There we are. And now let us come and enter the region of Heisenberg. Calculate the uncertainty in the velocity of a cricket ball. Gee, of mass 150 grams if the uncertainty in its position is of the order 1 angstrom unit. Now delta x जो है वो है 1 angstrom unit और delta v पूछा है. Now delta x, delta p is greater or equal to h by h cut by 2 which is h by 4 pi. ये था. हाँ जी. तो डेल्टा एक्स दे रखा है 10⁻⁻10 मीटर्स और डेल्टा पी इज m टाइम्स डेल्टा वी और ये पूछिए डेल्टा वी और मास कितना है? दिस इंटू 150 ग्राम्स इंटू डेल्टा वी h 6.6 इंटू 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 4 पाई. गंदी कैलकुलेशन. ठीक है, मीटर्स को मीटर से काटो, ग्राम्स को इसको 0.15 केजी से काट लो, तो डेल्टा वी कितना आ जाएगा? इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻34 और 10 चला गया इधर तो हो गया 24 अपॉन 0.15 इंटू 4 पाई. यस, और I believe it is meters per second. Oh my God, that's it. Yes, that's it. Well, this ugly calculation needs to be made. 0.15 into 4, that is 6.6 into pi 3.14. इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 11. अगर उस गंदगी को देखें कितनी है ये, 11 by 3, 3 से 9 तो 3 point something आ जाएगा, 3 point something into 10⁻24 meters per second. Oh my God, कहीं ए ना आ जाए. आ चुका है. कैसा घटिया क्वेश्चन है. ऐसे आते हैं जी, खाली फॉर्मूला लगाना होता है. इसी बात पे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम देखते हैं. एस ऑर्बिटल ऑफ एनी एटम आर ए डिपेंडिंग ऑन साइन थीटा और कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा. भाई एस ऑर्बिटल सिमेट्रिक होती है, वो ऐसे या ऐसे चलने पर बदलती है? नहीं बदलती. दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल्स. यस, एस ऑर्बिटल इज independent of angles. Which of the following statements is true regarding radial probability? A. For 1s orbital, it increases with increase in radial distance. अच्छा, 1s का ग्राफ कैसा होता है? रेडियल प्रोबेबिलिटी का. It increases with increasing radial distance, reaches a maximum and then decreases. Well,
अगर 4πr² साई स्क्वायर देखें, विच इज द रेडियल प्रोबेबिलिटी, तो वो बढ़ेगी और फिर एक्सपोनेंशियली डिके कर जाएगी। बात तो सही है, ठीक है। इट इज ऑलवेज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस फॉर एस ऑर्बिटल। नहीं 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 नहीं, वो वेव फंक्शन साई की बात होती है, यहाँ पे साइज ट्रिवियल प्रोबेबिलिटी के लिए नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम शेल हैव इक्वल एनर्जी, बट नॉनसेंस, नहीं। एस से कम ज्यादा एनर्जी होती है पी की, पी से डी की, डी से एफ की, गलत बात बोल दी। तो ऑल तो सही नहीं हो सकता। ए इज द आंसर, यस ए इज द आंसर, एंड देयर वी आर। द डायमीटर ऑफ अ बबल एट द सरफेस ऑफ लेक, लो कर लो बात, हम गैसेस पे आ चुके हैं। एक तालाब है, एक लेक वेक है, क्या बात है, गजब ढा दिया, ठीक है। और अपने पास एक बुलबुला है, हम बुलबुले हैं इसकी। डायमीटर ऑफ अ बबल एट द सरफेस ऑफ लेक इज 4 mm। अच्छा, या इसका जो डायमीटर है वो है 4 mm, और बॉटम ऑफ द लेक पर है बेचारा खाली 1 mm, ठीक है ना। वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू डायमीटर क्यूब, तो देयरफॉर वी टॉप बाय वी बॉटम इज 4/1 का क्यूब। माय गॉड, बहुत भयानक आ गया है तो, ठीक है। काफी गहरी लेक लगती है। If the atmospheric pressure is 1 atmosphere and the temperature of the lake and atmosphere are equal, अच्छा, what is the depth of lake? The density of lake and mercury are 1 gram per ml and 13.6 gram per ml respectively. Ignore surface tension, वो तो इग्नोर वैसे ही कर देते हैं। देखो 4 की क्यूब, 4 4 16, 16 4 64, ये आ गया ना। एकदम से मैं बॉयल जी की आत्मा आती है यार। P1 V1 बराबर P2 V2, क्यों? टेम्परेचर तो है नहीं, डिफरेंस में है टेम्परेचर, लेकिन डिफरेंस नहीं है, सेम है। तो देयरफॉर प्रेशर एट टॉप और वॉल्यूम एट टॉप बराबर प्रेशर एट बॉटम, वॉल्यूम एट बॉटम। टॉप पर प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम है 64 VB, और प्रेशर एट बॉटम निकालना है और वॉल्यूम एट बॉटम VB है। सरफेस का वॉल्यूम 64 गुना है, तो प्रेशर एट बॉटम होना चाहिए 64 एटमॉस्फेयर। जान ले लो मेरी, भयानक प्रेशर है। और आप ये देखें कितनी गहरी होगी लेक, कोई पूछता है, तो प्रेशर बराबर होता है H ρg की। अच्छा, बॉटम पे 64 एटमॉस्फेयर है, तो 1 एटमॉस्फेयर सरफेस पर है, तो एक्स्ट्रा 63 एटमॉस्फेयर प्रेशर पानी ने लगाया है। एक्स्ट्रा 63 एटमॉस्फेयर प्रेशर पानी ने लगाया है। और लगभग अगर आप वैसे देखें तो कितना वाटर कॉलम है जो इतना प्रेशर लगा देगा? 10 मीटर के आसपास बैठता है वैसे, और वैल्यूज यहां दूर दूर हैं, 600, 750, 800 इस टाइप से, 400। तो 13.6 mm, ये ग्राम्स पर ml मरकरी की डेंसिटी। एक डेटा मुझे याद है, आप भी याद कर लो, कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का जो प्रेशर है वो लगभग 10 मीटर्स ऑफ वाटर, 10.3 मीटर्स ऑफ वाटर टू बी एक्यूरेट आता है। तो पानी का अगर 10.3 मीटर का वाटर कॉलम होगा तो वो उतना ही प्रेशर लगाएगा जितना 76 सेंटीमीटर। दिस इज 1 एटमॉस्फेयर। अच्छा, ऐसा है, हाँ ऐसा है। और ये आया कहां से? ये आया इससे कि 76 को आप मल्टीप्लाई करो 13.6 से, तो इतने सेंटीमीटर, और वो लगभग इतना आ जाता है, कितना? 10.3 मीटर्स के आसपास। अच्छा, ठीक है। तो भाई यहां देखो अब, तो 63 एटमॉस्फेयर, 64 प्रेशर, 64 से कंफ्यूज मत हो जाना। इसका मतलब प्रेशर ड्यू टू लेक वाटर, एक्स्ट्रा प्रेशर है 63 एटमॉस्फेयर का, और 10.3 मीटर्स करस्पॉन्ड्स टू 1 एटमॉस्फेयर। तो 63 एटमॉस्फेयर से करस्पॉन्ड करेगा 63 इंटू 10.3,
which is 630 plus 63 into 0.3 जितना भी आ जाए, तो ये 642.9, 643 मीटर। ये रफ सी वैल्यू निकाली है मैंने यहाँ पर 651, 20 द आंसर, क्लियर कर दिया। रफ कैसे निकाले? 10.3 एक रफ क्लोज वैल्यू थी, इसलिए ऐसे बता रहा हूं, राइट। एक और खेलने चलते चलते, बिल्कुल। फॉर डिफरेंट आइडियल गैसेस D by P versus P, variations at different temperatures is now PM बराबर DRT, ठीक। तो D by P क्या है? This is equal to M by RT, ठीक है। तो D by P versus P, फाइन, एट डेफिनेट टेम्परेचर है तो RT कांस्टेंट हो गया, RT कांस्टेंट हो गया, तो खाली M बदल रहे हैं। अच्छा, तो D by P यानी कि ये आ जाएगा जी, देखिए कैसे, क्यों D by P, अभी हमने एक्सप्रेशन में आपको निकाल के बताया था, देखिए इसको, M by RT is D by P, RT कांस्टेंट है और M भी अगर गैस एक बार तय कर लेंगे तो कांस्टेंट है, तो y एक्सिस आपने कांस्टेंट ले लिया, y एक्सिस में वेरिएशन नहीं है। आपने गैस वन चुनी तो उसका मोलर मास थोड़े बार बार बदलेगा, ऐसा थोड़ी होगा कि इधर ये, इसका मतलब क्या हुआ, D by P चेंज हो रहा है, D by P तो तब चेंज होगा जब M by RT चेंज हो, RT कांस्टेंट है तो, और M भी, तो एक गैस चुन लोगे तो कांस्टेंट ना हो जाएगा, तो इसलिए ये सही ऑप्शन है, सी डी है, ये सी और ये डी है ना। तो अलग अलग मोलर मासेस के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी, पर D by P एक बार गैस चुन ली है तो कांस्टेंट हो जाएगी। ये सही है, हाँ ये सही है, बढ़िया है, सी द आंसर, यस सी इज द आंसर। और चलते चलते अरे एक फॉर्मूला देख लो, द मीन फ्री पाथ लैम्डा फॉर गैस इज गिवन बाय, कम ऑन यू नो द मीन फ्री पाथ फॉर्मूला, यस बी इज द आंसर। चलिए बच्चे लोग, बहुत बातें कर ली आज, फिजिकल केमिस्ट्री के रिवीजन का पहला सत्र था ये, और मुझे उम्मीद है आपने बहुत एंजॉय किया होगा। थोड़ा सा मेहनत लगती है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ा दम लगता है, जोश खरोश लगता है इसको ढंग से करने के लिए। इसी तरह से आगे भी सेशंस होते रहेंगे रिवीजन के, बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे अगली बार, नमस्कार।